गौतम अडानी कपड़े का व्यापार करने वाले एक गरीब इंसान का बेटा, जिसके 7 भाई बहन और थे। घर में पैसा कम था और लोग ज्यादा, जिसकी वजह से कई बार तो घर में खाना भी पूरा नहीं आता था और कई बार बहुत सारे दिन बिना अच्छे से खाना खाए ही गुजारने पड़ते थे। गौतम अडानी के परिवार में इतना भी पैसा नहीं था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। इसी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को भी बीच में छोड़ना पड़ा और आज उसी गरीब लड़के की कंपनियां हैं अदानी इंटरप्राइजेस, जो कि सबसे बड़ी कोल ट्रेडिंग कंपनी, सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। अदानी ट्रांसमिशन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अदानी सोलर, जो कि सबसे बड़ी सोलर कंपनी है। अदानी गैस, जो कि सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। अदानी पावर, जो कि सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। और दिसंबर 2020 में इसी गरीब लड़के की नेटवर्थ हो गई 40,000 करोड़ रुपए की। और उसके 2 साल बाद दिसंबर 2022 में गौतम अडानी की नेटवर्थ हो गई 18,30,000 करोड़ की। और उन 2 सालों में डेली गौतम अडानी ने एवरेज 2360 करोड़ रुपए कमाए। और गौतम अडानी बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी तक को पीछे छोड़कर बन गए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। पैसे की वजह से जिस स्कूल में वो पढ़ नहीं पाए थे, आज उसी स्कूल में गौतम अडानी जी के बारे में सिखाया जा रहा है। जो लोग गौतम अडानी को छोटू कहते थे, आज गौतम अडानी उन सभी के बाप बन चुके हैं। तो दोस्तों चलो इस वीडियो में जानते हैं कि अजूबा हुआ कैसे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गौतम अडानी की पूरी कहानी डिटेल में। गौतम अडानी ने कहां से शुरुआत की, क्या उन्होंने गलतियां की, क्या उन्होंने बिजनेसेस किए, क्या उन्होंने सही चीजें की, क्या थी उनकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे और कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। गौतम अडानी का जन्म हुआ था अहमदाबाद में 24 जून 1962 को। गौतम अडानी बचपन से ही एक बहुत ही अजीब बच्चे थे, जिनको अलग अलग चीजें ट्राई करके देखना, पैसे के बारे में सीखना और रोज रोज पंगे खड़े करना पसंद था। इसी तरीके से गौतम अडानी का बचपन निकला और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कर ली वहां की एक लोकल स्कूल से। स्कूल के अंदर भी कुछ ज्यादा पढ़ाकू बच्चे नहीं थे। स्कूल के अंदर भी पढ़ाई के अलावा सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया करते थे। फिर स्कूलिंग करने के बाद में वो चले गए कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए और वो चले गए गुजरात यूनिवर्सिटी, जहां पे जाके गौतम अडानी ने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। गौतम अडानी ने कॉलेज में ये 5 चीजें देखी जिसको देखकर उन्होंने कॉलेज छोड़ा। पहली चीज ये थी कि कॉलेज के अंदर जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे वो खुद मूर्ख थे। पुराने समय में जब इंडिया के अंदर गुरुकुल होते थे तब टीचर बनना कोई जॉब नहीं होती थी। तब के समय में जो इंसान जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होता था वो बच्चों को वही पढ़ाता था। किसी इंसान को तारों की बहुत ही अच्छी नॉलेज है, गैलेक्सी के बारे में रिसर्च करता रहता है, वो बच्चों को एस्ट्रोनॉमी सिखाता था। किसी इंसान को साइकोलॉजी की बहुत तगड़ी नॉलेज है और वो बेस्ट है साइकोलॉजी के अंदर, किसी भी इंसान को उंगलियों पर नचा सकता है, तो वो इंसान बच्चों को साइकोलॉजी सिखाता था। और टीचर बनना कोई नौकरी नहीं होती थी। ये सभी बकवास कॉन्सेप्ट लाया है गोरों ने लाया इंडिया के अंदर और इंडिया को बर्बाद करके रख दिया। आज के समय में टीचर बनने के लिए लगता ही क्या है, कोई भी इंसान मुंह उठा के चला जाता है स्कूल या कॉलेज में, वहां पे जाके कहता है कि जो मुझे टीचर बनना है, उस इंसान को टीचर बना देती है। ये कभी चेक ही नहीं होता कि वो इंसान एक्चुअल में समझदार है भी या नहीं। दूसरी चीज गौतम अडानी ने देखी कि वहां पे जो कॉलेज के अंदर टीचर पढ़ा रहे थे वो खुद ही गरीब है। अब जो इंसान खुद गरीब है, रोज अपनी बीवी से गालियां खाता है, जो इंसान काम कर रहा है पिछले 50 सालों से तब भी कोई पैसा नहीं जोड़ पाया, वैसे लोग सिखा रहे हैं बच्चों को कि तुम करोड़पति कैसे बन सकते हो, तुम बेटा ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लेकिन खुद कोई पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। अब जो इंसान ज़िंदगी के अंदर खुद कुछ पैसा नहीं कमा पाया, उस इंसान की नॉलेज की वैल्यू कितनी है। और वो इंसान जो चीज़ बता रहा है वो एक्चुअल में सही तरीके से काम करती है तो उस चीज़ को वो खुद ही कर ले। जिस इंसान को करोड़पति बनने का तरीका बताए वो खुद ही अपनी ज़िंदगी के अंदर लगा ले और खुद ही करोड़पति बन जाए, उसको कॉलेज के अंदर पढ़ाने की क्या जरूरत है। तीसरी चीज़ जो गौतम अडानी ने कॉलेज के अंदर देखी वो ये थी कि कॉलेज एक वेस्ट ऑफ टाइम है। कॉलेज का कॉन्सेप्ट ही बकवास है कि 4-5 साल तुम कॉलेज के अंदर खराब करो, अपने दिमाग के अंदर बकवास चीज़ें डालो, उसके बाद में कोई नौकरी करनी स्टार्ट करो। 1% जॉब्स के लिए सही है, लेकिन 99% जॉब्स के लिए ये बिल्कुल ही बकवास है और ये एक पैसा कमाने का धंधा है। अभी दोस्तों 4-5 साल अगर किसी इंसान ने कॉलेज के अंदर खराब किए, उसको सीखने को क्या मिलेगा? उसको सीखने को ये मिलेगा कि आज से 150 साल पहले जो राजा था उसकी कितनी बकरियां थी, उस इंसान की कितनी बीवियां थी, वो अपनी किस बीवी के साथ में क्या करता था, फलाने राजा ने किस राजा के ऊपर क्यों अटैक किया था। ये सब बकवास चीज़ें सीखने पर उस इंसान को कुछ भी मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही 4-5 साल अगर कोई इंसान बिजनेस करने के अंदर लगा लेता है, खुद का कुछ काम करने के अंदर लगा लेता है, तो वो इंसान बहुत चीज़ें सीख जाएगा।
वो सीख जाएगा क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ में डील करना चाहिए, कैसे पैसा कमाना चाहिए, और इन सभी चीज़ों की वैल्यू करोड़ों रुपए के अंदर है। चौथी चीज़ गौतम अडानी ने कॉलेज के अंदर ये देखी कि जो कॉलेज है वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए है, ना कि सपने पूरे करने के लिए। लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं सपने पूरे करने के लिए, इसी वजह से वो दुखी होते हैं। अब किसी इंसान का सपना है कि उसके पास में गालियाँ देने वाली एक छपरी सी बीवी हो, उसका एक छोटा सा घर हो और पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद मर जाए, तो उस इंसान के लिए कॉलेज जाना बेस्ट है। लेकिन कोई इंसान चाहता है कि उसके पास में एक हॉट सी गर्लफ्रेंड हो, जिसको देखकर सभी जो उससे जलते हैं उनकी पैंट गीली हो जाए। उस इंसान के पास में लैम्बोर्गिनी हो और पूरे शहर में घुमा करे। उस इंसान का बंगलो हो और उस इंसान को जवानी के अंदर काम करने के बाद में पूरी ज़िंदगी काम करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। उस इंसान के लिए कॉलेज नहीं है। और गौतम अडानी जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, इसी वजह से उनको कॉलेज का कॉन्सेप्ट पूरी ज़िंदगी तक काम करने वाला बिल्कुल बकवास लगा। लेकिन फिर गौतम अडानी ने डिग्री नहीं ली और सेकंड ईयर के अंदर ही कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद में गौतम अडानी ने दिन रात सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो पैसा कमाने के लिए क्या करें। गौतम अडानी को तब ये तो समझ में आ गया कि अहमदाबाद वैसे तो बहुत बढ़िया सिटी है, लेकिन अहमदाबाद में रहकर वो करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अब भी दोस्तों तब के समय में अहमदाबाद में कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता था। और दोस्तों इसके कुछ रीज़न थे। दोस्तों इसका पहला रीज़न तो ये था कि तब के समय में अहमदाबाद के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। दोस्तों पर कैपिटा इनकम में किसी जगह में रहने वाले लोग टोटल कितना पैसा कमा रहे हैं इसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद में वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको उस पैसे के साथ में डिवाइड किया जाता है, और उससे जो नंबर आता है वो होती है वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम। अभी दोस्तों आप कहोगे कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, सब कुछ दिमाग के ऊपर से गया। तो चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से यही चीज़ को समझाता हूँ। अभी दोस्तों मान लो एक जगह है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं और वो 100 लोग साल का अलग अलग पैसा कमाते हैं। कोई इंसान साल का 1 लाख रुपया कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 10 लाख भी कमाता है। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि वहाँ पे रहने वाला एवरेज एक इंसान कितना पैसा कमाता है, तो हम कैसे करेंगे? दोस्तों इसका तरीका होगा पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना। दोस्तों ये करने के लिए सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि वहाँ पे वो टोटल लोग कितना पैसा कमाते हैं। मान लो वहाँ पे वो जो 100 लोग रह रहे हैं वो साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो हम 1 करोड़ के नंबर को लेंगे और वहाँ की पॉपुलेशन जो कि 100 लोगों की है उसको उसके साथ में डिवाइड कर देंगे, तो नंबर आएगा 1 लाख का। यानी कि वहाँ पे रहने वाला एक इंसान एवरेज साल के 1 लाख रुपए कमा रहा है। और दोस्तों ये हो जाएगी वहाँ की पर कैपिटा इनकम। और दोस्तों यही पर कैपिटा इनकम तब के समय में अहमदाबाद में लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम थी, और पर कैपिटा इतनी ज़्यादा कम होने की वजह से अहमदाबाद में रहने वाले लोगों का ज़्यादातर पैसा घरेलू चीज़ें और ज़रूरतों के ऊपर ही खर्च हो जाता था, और उसके बाद में कोई पैसा बचता नहीं था। इसलिए वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते थे, कोई भी वो चीज़ के अंदर पैसा नहीं लगा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरा रीज़न ये था तब के समय में अहमदाबाद की बकवास सिटी होने का, वो ये था कि वहाँ पे बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कम था। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन में हम सेफ़ रहने के लिए ज़्यादा जगहों में हमारा पैसा लगाते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ज़्यादा जगहों से पैसा कमाते हैं सेफ़ रहने के लिए। ये मैं आपको समझाता हूँ सिंपल एग्जांपल से। अभी दोस्तों जो कंपनियाँ साल के 100 करोड़ रुपए कमाती हैं वो ऐसे नहीं कमा लेती, या फिर ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही सोर्स से 100 करोड़ रुपए कमाती हैं। वो 100 करोड़ रुपए को कमाने के लिए 5 सोर्स बनाते हैं पैसे कमाने के, 10 बनाती हैं, 20 बनाती हैं, और कई के पास में तो 50 भी होती हैं, जिससे वो साल के 100 करोड़ रुपए कमा पाती हैं। और दोस्तों जितने ज़्यादा किसी बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के सोर्स होते हैं वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि उसके बर्बाद होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब ये कंपनियाँ जो कि साल के 100 करोड़ रुपए कमा रही है लेकिन कमा एक ही चीज़ से रही है, अभी दोस्तों हो सकता है कि वो एक चीज़ बंद भी हो जाए तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। यही चीज़ थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो बिजनेस ट्रेडिशनल थे वही चल रहे थे। कोई इंसान कपड़े का काम कर रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई मोची है, यही सब वहाँ पे था, और वहाँ पे कोई भी तगड़े बिजनेसेस नहीं थे, यानी कि एडवांस बिजनेस नहीं थे। दोस्तों तीसरा रीज़न ये था कि तब के समय में अहमदाबाद में जीरो पोटेंशियल था बिजनेसेस का, क्योंकि दोस्तों तब के समय में अहमदाबाद कोई सिटी नहीं बल्कि गाँव था। अब दोस्तों आप खुद ही बताओ कि गाँव के अंदर बिजनेस करने का क्या पोटेंशियल होता है। अगर आपको करना हो तो आप क्या कर लोगे? गोलगप्पे की रेडी लगा लोगे, जूतों की दुकान खोल लोगे, परचून की दुकान खोल लोगे। इससे ज़्यादा गाँव के अंदर होता ही क्या है। अब दोस्तों जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से तब के समय में अहमदाबाद में कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता था, वो ये था कि तब के समय में अहमदाबाद में स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे और स्किल्ड लेबर नहीं थी। अब तब के समय में कोई इंसान कोई एडवांस बिजनेस ढूंढ भी लेता था तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लोग ही नहीं होते थे, इसलिए वो 1970s के समय में चले गए सपनों की नगरी मुंबई में। दोस्तों इन 5 चीज़ों को देखकर गौतम अडानी मुंबई के अंदर शिफ्ट हुए थे, और इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से आज भी मुंबई पैसा कमाने के लिए बेस्ट सिटी है।
पहला रीज़न तो ये था, या फिर तो पहली चीज़ गौतम अडानी ने देखी थी वो ये थी कि मुंबई एक बहुत ही एडवांस सिटी थी। तब के समय में इंडिया के अंदर जितने भी शहर थे उनमें सबसे जो एडवांस शहर था वो मुंबई था, क्योंकि इंडिया के सभी बड़े बड़े बिजनेसेस मुंबई के अंदर थे। कोई बड़ी कंपनी बनती थी वो सबसे पहले शिफ्ट होती थी मुंबई के अंदर, जिसकी वजह से मुंबई में बड़ी कंपनीज का एक बहुत ही तगड़ा नेटवर्क था। और दोस्तों, बड़े बिजनेसेस होने की वजह से डेली अरबों रुपए का मुंबई के अंदर लेन देन होता था और मुंबई पैसे का एक समुंदर था। गौतम अडानी को समझ आ चुका था कि इस पैसे के समुंदर में से अगर मैंने एक लोटा भी भर लिया ना तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक रीज़न दोस्तों मुंबई के एडवांस होने का ये भी था कि तब के समय मुंबई में स्टॉक मार्केट था। गौतम अडानी रोज़ पढ़ा करते थे कि ये स्टॉक 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 50 गुना हो गया, 100 गुना हो गया और कई शेयर तो हज़ार गुना हो गए, ये भी पढ़ा करते थे। अभी दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है। ऐसा करने पर उस इंसान को उस कंपनी के अंदर हिस्सा मिल जाता है और बाद में वो कंपनी जितनी बड़ी होती है उतना ही ज़्यादा उस इंसान को फ़ायदा होता है। अभी दोस्तों मुकेश अंबानी कंपनी, गौतम अडानी कंपनी, रतन टाटा सर्च की कंपनी, इन सभी लोगों की कंपनीज़ के स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। मान लो किसी इंसान ने रिलायंस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया और रिलायंस कंपनी 20 गुना बड़ी हो गई, यानी कि 20 गुना उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए और उस कंपनी का स्टॉक भी 20 गुना बढ़ गया, तो उस इंसान का पैसा भी 20 गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों मान लो किसी इंसान ने एक ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया जो कि 1000 गुना बढ़ गई और उस कंपनी के अंदर उसने 1000 रुपया लगाया हुआ, तो उस इंसान का 1000 रुपया 10 लाख रुपए के अंदर बदल जाएगा। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो देर किस बात की है, अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहाँ पे दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करो। और दोस्तों मुंबई के अंदर शिफ्ट होने का गौतम अडानी का दूसरा रीज़न ये था कि तब के समय में सभी बड़ी बड़ी कंपनीज मुंबई के अंदर थी। भले वो धीरू भाई अंबानी कंपनी हो, भले वो रतन टाटा सर की कंपनियां हो, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनी मुंबई के अंदर एग्जिस्ट करती थी। गौतम अडानी ये जानते थे कि अगर मैं ऐसी किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम करने लग जाता हूँ तो मैं ऐसी बड़ी कंपनी से बहुत ही अच्छी नॉलेज ले सकता हूँ और उस नॉलेज से मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तीसरा रीज़न मुंबई के अंदर शिफ्ट होने का ये था कि तब के समय में मुंबई के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस थे, यानी कि बहुत सारे बिजनेसेस थे। गौतम अडानी को अहमदाबाद से यही दिक्कत थी कि वहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेसेस थी, उनके पास में चॉइस बहुत ही कम थी। कपड़े का व्यापार कर लो, परचून की दुकान खोल लो, कपड़ों की दुकान खोल लो, ये 3-4 ऑप्शंस थी और गौतम अडानी की मजबूरी थी उनमें से किसी ऑप्शन को चूज़ करना। लेकिन वहीं पे मुंबई के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस थे। गौतम अडानी ने ये देखा कि मुंबई के अंदर इतने सारे बिजनेसेस हैं, कई 100 बिजनेसेस हैं, मैं इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ और जिस बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है मैं उसी को करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों चौथा रीज़न ये था कि तब के समय में मुंबई के मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। एक तो तब मुंबई के अंदर पॉपुलेशन बहुत बड़ी रहती थी, यानी कि लाखों में पॉपुलेशन रहती थी और एक उन लोगों के पास में पैसे भी थे। गौतम अडानी को यही दिक्कत थी कि अहमदाबाद के जो लोग हैं वो सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं। उन्होंने भाई 100-200 रुपये की चीज़ खरीद ली, उनका हो गया। लेकिन वहीं पे मुंबई के अंदर हर तरीके की और हर प्राइस रेंज की चीज़ें खरीदने वाली पॉपुलेशन रहती थी। मुंबई के अंदर ऐसे भी लोग रहते थे जो कि 100-200 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसे भी लोग रहते थे जो कि 1000 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसे भी रहते थे जो कि 1 लाख रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसे भी रहते थे जो कि 1 करोड़ रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। गौतम अडानी को लगा कि मुंबई के अंदर बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अगर मुंबई के अंदर चाहूँ तो मैं 1000 रुपये की चीज़ बेच के भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं करोड़ करोड़ रुपए की चीज़ें बेच के बिजनेस कर सकता हूँ। और दोस्तों पाँचवा जो गौतम अडानी का फेवरेट था वो ये था कि मुंबई के अंदर स्किल्ड लेबर और स्किल्ड वर्कर्स थे। गौतम अडानी को तो मुंबई के अंदर ये पोटेंशियल दिखा कि अगर वो मुंबई के अंदर जाकर कोई अजीबोगरीब से भी काम करना स्टार्ट कर देती हैं जिसमें बहुत पैसा बन सकता है तो उसके लिए उनको लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी 100 कंपनीज हैं जिनमें हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, तो उनमें से ढंग के लोग ढूंढना कितना आसान है। इसलिए वो 1970s के समय में चले गए सपनों की नगरी मुंबई में, जहाँ पे जाके उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। कई बार घर का रेंट भरना मुश्किल हो जाता था, कई बार बस से कहीं पे जाने के पैसे नहीं होते थे और कई बार तो जरूरतों के लिए पैसे खत्म हो जाया करते थे। इन सभी चीज़ों को भुलाकर गौतम अडानी ढूंढते रहे कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहाँ पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और फिर गौतम अडानी को पसंद आया डायमंड का बिजनेस और उन्होंने बिजनेस को सीखने के लिए एक डायमंड बिजनेसमैन के पास में बहुत ही सस्ते में काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने इतनी कम सैलरी के अंदर काम किया कि मान लो फ्री में ही काम कर रहे थे। दोस्तों जितना पैसा गौतम अडानी उस डायमंड बिजनेसमैन के पास में काम करके कमा रहे थे ना, उससे ज़्यादा पैसा तो गौतम अडानी दिहाड़ी करके ही कमा सकते थे। अब आप कहोगे इतने सस्ते के अंदर वो काम क्यों कर रहे थे। अभी दोस्तों आपको लग रहा है कि वो सस्ते में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको आगे कहानी बताई नहीं है। गौतम अडानी सैलरी तो ले रहे थे बहुत ही कम, लेकिन वो कर करोड़ों की कमाई रही थी।
अब कोई करोड़ों की कमाई कैसे कर रहे थे? क्या ऊपर की कमाई कर रहे थे गौतम अडानी? बताता हूँ कैसे। अभी दोस्तों आपकी जो बुद्धि है ना वो अटकी हुई है आज के ऊपर कि आज कितना पैसा मिलेगा, दिहाड़ी कितनी मिलेगी, उसके ऊपर आपकी बुद्धि अटकी हुई है। इसी वजह से आप गरीब हो। अभी दोस्तों चलो मैं आपको दिहाड़ी करने वाले में, जॉब करने वाले में, करोड़पति बिजनेसमैन में और अरबपति बिजनेसमैन के अंदर फ़र्क समझाता हूँ। दोस्तों दिहाड़ी करने वाला मजदूर होता है, वो कहता है कि मुझे तो आज पैसा चाहिए, आज मैं तुम्हारे पास में सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगा, शाम को मेरे को भाई 500 रुपये चाहिए और चाहिए ही चाहिए मेरे को, क्योंकि पीना है पौवा। ये इंसान काम करता है एक दिन के लिए। जो जॉब करने वाला इंसान होता है वो कहता है कि मैं जी 1 महीना काम करूंगा, 1 महीने बाद मेरे को सैलरी चाहिए चाहिए, 1 महीने बाद मेरे को सैलरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। करोड़पति बिजनेसमैन काम करता है 1 साल के लिए, वो कहता है कि यार 1 साल बाद मेरे को इस चीज़ से रिजल्ट मिलना ही चाहिए। और वहीं पे जो अरबपति बिजनेसमैन होता है ना, वो काम करता है 10 साल के लिए कि 10 साल बाद मेरे को इतना पैसा मिल गया, मेरी पूरी मौज बन जाएगी। गौतम अडानी का भी माइंडसेट यही है, मेरा भी माइंडसेट यही है, और जितने भी आप अरबपति को देखोगे ना उन सभी का माइंडसेट आपको ऐसा ही मिलेगा। गौतम अडानी को उस डायमंड बिजनेसमैन के पास में काम करके समझ आ गया था कि भले मुझे सैलरी कम ही मिले, लेकिन जो मुझे इससे नॉलेज मिल रही है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो उसकी वैल्यू करोड़ों के अंदर है। क्योंकि गौतम अडानी ने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर मैं इस डायमंड बिजनेसमैन के पास में 100 दिन काम करता हूँ और उससे जो मुझे नॉलेज मिलती है उससे मैं 100 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ आने वाले कुछ सालों के अंदर, तो मैं डेली का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ इस इंसान के पास में काम करके। दोस्तों इसी तरीके कैलकुलेशन से इंसान आगे निकलता है। दोस्तों उस इंसान के पास में इतने सस्ते में काम करने की गौतम अडानी की एक और वजह थी। गौतम अडानी ये जानते थे कि मान लो एक लल्लू सा आदमी है जो कि भाई पियक्कड़ आदमी है, उसका डेली का ये रूटीन रहता है कि सबसे पहले वो उठता है, अपनी बीवी के साथ में लड़ाई करता है, अपनी बीवी के 2-4 झापड़ धर के उससे पैसा लेता है, फिर वो ठेके पे जाता है और वहाँ पे पौवा पी के सो जाता है। डेली का उसका ये रूटीन है। उसके साथ में अगर आप बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हो ना, यानी कि उसके साथ में मिलकर आप कोई बिजनेस कर लेते हो जिसके अंदर आपका और उस इंसान का 50-50 स्टेक है, यानी कि दोनों आप उस कंपनी को ओन करते हो, तो क्या ही मिलेगा आपको? आप उसको कहोगे कि यार ये कर सकते हैं, वो इंसान आपको कहेगा अरे यार तू पौवा भी कल देखेंगे तेरा बिजनेस कुछ नहीं मिलेगा आपको। यानी कि ऐसे इंसान के पास में आप सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है बिजनेस पार्टनर, वो भी बन जाते हो, आप कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे एक अरबपति आदमी, उसकी अगर आप गाड़ी भी सुबह से साफ करने लग जाते हो ना, उसके लिए भी आपको नौकरी पर रख लेता है, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। फिर उस इंसान के पास में काम छोड़ के गौतम अडानी ने अपनी ही एक कंपनी स्टार्ट कर ली। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते उनको डायमंड का बिजनेस समझ आ गया और उन्होंने खोल ली अपनी छोटी सी डायमंड ब्रोकरेज की कंपनी। नाम तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये कंपनी उनको ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे रही थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। गौतम अडानी के बड़े भाई महासुख अडानी ने उनको बताया कि उन्होंने एक छोटी सी प्लास्टिक पॉलीमर की फैक्ट्री खरीद ली है और उसको चलाने के लिए उन्होंने गौतम अडानी को मुंबई से वापस अहमदाबाद बुला लिया। दोस्तों तब अहमदाबाद में करोड़ों रुपए कमाने का बहुत तगड़ा मौका था, क्योंकि वहां पे 4 चीजें हो चुकी थी। पहली चीज वहां पे हो गई थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी वहां पे तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था, तगड़ी वहाँ पे रोड्स बन चुकी थी। उन रोड्स के ऊपर ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन करना, गाड़ियाँ चलाना ये बहुत ही आसान हो चुका था। ऑफिसेज बन चुके थे, यानी कि वहाँ पर लोगों को हायर करना, उनसे काम करवाना ये भी बहुत आसान हो चुका था। वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज बननी स्टार्ट हो गई थी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अहमदाबाद में बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। और ओवरऑल अहमदाबाद में नए स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट ये सब बनने की वजह से अहमदाबाद डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ के लोग तब तक स्किल्ड वर्कर्स बन चुके थे, क्योंकि तब तक उन लोगों ने अलग अलग कंपनीज के अंदर काम करके ट्राई करके देख लिया था, जिससे उनको काफ़ी नॉलेज मिल गई थी। और तब ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके अंदर एक्चुअल में दम है, जो कि एक्चुअल में बहुत तगड़ा काम कर सकती हैं, उनको ढूंढना काफ़ी आसान हो गया था। तीसरी वजह ये थी कि तब की गवर्नमेंट अहमदाबाद को बहुत सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को समझ में आ चुका था कि अगर अहमदाबाद को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा पैसा कमाना है तो यहाँ के लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से अहमदाबादी गवर्नमेंट वहाँ के बिजनेसेस के लिए नई नई स्कीम्स लेके आ रही थी, ताकि ज़्यादा बिजनेसेस खुलें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी जिससे अलग अलग तरीके की कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े, और पूरा फोकस किया जा रहा था बिजनेसेस को बड़ा करने के ऊपर। इसी वजह से गवर्नमेंट हर तरीके की कोशिशें कर रही थी बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देने की। और दोस्तों जब किसी जगह पर ये होता है तो वहाँ की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह थी कि तब तक अहमदाबाद ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों जो भी चीज़ ग्रो कर रही होती है ना, उसमें पैसा कमाने का सबसे ज़्यादा मौका होता है। अभी दोस्तों जैसे आप इंडिया को देख रहे हो ना, इंडिया है आज के समय में एक ग्रोइंग इकॉनमी, यानी कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ना ही तो इंडिया इतना पीछे है कि इंडिया वालों को कुछ पता ही नहीं है, और ना ही इंडिया पूरा ग्रो कर चुका है। इसी वजह से सभी लोग नजर है इंडिया के ऊपर। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दम है, इंडिया के अंदर काम करना जरूरी है। इलॉन मस्क कह रहा है कि इंडिया से बढ़िया कंट्री नहीं है आज के समय में बिजनेस करने के लिए। बाहर के देशों से लाखों लोग इंडिया के अंदर पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग कंट्रियाँ इंडिया के साथ में जुड़ना चाहती हैं।
दोस्तों इसकी एक वजह है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है यार। जो चीज़ ग्रो कर रही होती है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जब गौतम अडानी अहमदाबाद आ गई तब उनको उनके बड़े भाई ने बताया कि उनकी ये फैक्ट्री घाटे में जा रही है और उनको पैसा कमाने के लिए 20 टन प्लास्टिक पॉलीमर की जरूरत है, जिसको पीवीसी कहा जाता है। और गौतम अडानी के बड़े भाई ने उनको कहा कि अगर तुमने ये काम कर दिया और हमारी फैक्ट्री में हर महीने 20 टन प्लास्टिक पॉलीमर लाना स्टार्ट कर दिया तो हमें करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। पर दिक्कत यह थी कि तब के समय में प्लास्टिक पॉलीमर बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आईपीसीएल इतना प्लास्टिक पॉलीमर नहीं बनाती थी। इसलिए गौतम अडानी ने लोगों के साथ में कनेक्शंस बनाने स्टार्ट कर दिए, दिन के अंदर घंटों काम करना स्टार्ट कर दिया और सर्चेस करनी स्टार्ट कर दी। गौतम अडानी को समझ आ गया कि साला ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए गौतम अडानी ने इंडिया के कंडाला पोर्ट से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स खरीदकर खुद का ही प्लास्टिक पॉलीमर बनाना स्टार्ट कर दिया और इनको मोटी कमाई होनी स्टार्ट हो गई। ये देखते हुए गुजरात के जीएसईसी ने इनको परमिशन दे दी कि ये 12 करोड़ तक के प्लास्टिक पॉलीमर को बिना किसी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और फिर गौतम अडानी ने वही किया जो वो करना चाहते थे और उन्होंने 40,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा प्लास्टिक पॉलीमर को इंपोर्ट कर लिया और मोटा पैसा कमाना शुरू कर दिया। और जब कंपनी बढ़िया चलने लग गई तब इन्होंने अपनी कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ निकाल दिया। आईपीओ के अंदर कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होती है और उसके बाद में लोग पैसे देकर उस कंपनी के शेयर्स खरीद पाते हैं, जिससे उनको उस कंपनी के अंदर हिस्सा मिलता है और बाद में कंपनी जितनी ग्रो करती है उतना ही ज्यादा लोगों का पैसा बढ़ता है। फिर इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज लाई गई, जिसकी वजह से ट्रेड करना और ज्यादा आसान हो गया, जिसका गौतम अडानी ने और ज्यादा भरपूर फायदा उठाया। फिर गौतम अडानी को एक और बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी 1995 में। इनको ये अपॉर्चुनिटी दिखी पोर्ट्स में। पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन वाली शिप से ट्रेड किया जाता है। तब की गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको खुद पोर्ट्स का बिजनेस हैंडल ना करना पड़े और कोई प्राइवेट कंपनी उनके इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दे। गौतम अडानी ने ये देखकर गवर्नमेंट के साथ में बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनाए और फिर गवर्नमेंट ने गौतम अडानी को इस काम के लिए बेस्ट समझते हुए उनको पोर्ट्स का बिजनेस करने दे दिया गया और गौतम अडानी ने खरीद लिया मुद्रा पोर्ट। आज के समय में ये पोर्ट 8,000 हेक्टेयर का है और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इस पोर्ट से इंडिया की 1/4 चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अभी दोस्तों जो पोर्ट्स का बिजनेस है उसको सबसे बढ़िया बिजनेस इसमें से एक माना जाता है और इसकी दोस्तों बहुत सारी वजहें हैं। मेन जो इसकी 3 वजहें हैं वो मैं आपको चलो बताता हूँ। दोस्तों इसकी पहली वजह ये है कि जो पोर्ट्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंट्रीज तक को कनेक्ट करते हैं और इससे एक्चुअल में कितना बड़ा फायदा होता है चलो मैं आपको समझाता हूँ। आपने आज तक ये तो सुना होगा कि ये रॉकी है, इसने फलाने इंसान का 1 करोड़ का फ्लैट बिकवाया था जिसमें इस इंसान का 2% कमीशन था और इसने 2 लाख रुपए कमा लिए। आपने ये सुना होगा कि ये विक्की है, इसने फलाने इंसान को 10 लाख का लोन दिलाया था जिसमें इस इंसान ने 20,000 का कमीशन कमा लिया था। ये जी हमारे मौसा हैं, इन्होंने जी फलाने इंसान की शादी करवाई थी और ये बचोले बने थे जिसकी वजह से इनको सोने की अंगूठी मिली है। आपने ये भी सुना होगा कि ये शमशेर सिंह जी हैं, इन्होंने अपने सरपंच की 3 करोड़ रुपए की ज़मीन बिकवाई थी जिसमें भाई 6 लाख रुपए छाप चुके हैं, अंदर की बात है। दोस्तों जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डील करवाने पे इतना ज़्यादा फायदा होता है तो आप खुद ही सोच लो कि जब बड़ी बड़ी कंट्रीज कनेक्ट होती हैं, रशिया के साथ में इंडिया कनेक्ट हो गया तो दोस्तों इसमें कमीशन कितना मोटा मिलता होगा। क्योंकि दोस्तों कंट्रीज ने करनी होती है अरबों की डील्स और वो भी पूरी ज़िंदगी में नहीं बल्कि महीने में जब अरबों की डील्स होती हैं तो कितना मोटा कमीशन बनता होगा आप खुद ही सोच लो। और दोस्तों जब 2 तगड़ी कंट्रीज को कनेक्ट करवाया जाता है ना तब डेली की करोड़ों रुपए कमाई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब 2 कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तब 1-2 नहीं बल्कि डेली हजारों कंटेनर इधर उधर जाते हैं जिसके ऊपर मोटा कमीशन बनता है। इसके अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत तगड़ी बन जाती है। अभी दोस्तों मान लो इंडिया के साथ में एक कंट्री कनेक्ट हो गई तो पोर्ट कई गुना ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएगा और अगर 10 कंट्री कनेक्ट हो गई तो पोर्ट 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएगा। और इसी तरीके से पोर्ट के अंदर पैसा कमाने के बहुत तरीके होते हैं। दोस्तों पोर्ट्स का बिजनेस बेस्ट होने की दूसरी वजह ये है कि जो पोर्ट्स का बिजनेस होता है वो काफ़ी सस्टेनेबल और काफ़ी पोटेंशियल वाला बिजनेस होता है। दोस्तों पोर्ट्स के बिजनेस को बड़ा करने के अंदर ये 3 चीज़ें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। पहली होती है कंट्रीज, दूसरी होती है पॉपुलेशन और तीसरा होता है ट्रेड। अभी दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आने वाले समय में रशिया ग्रो करेगा या नहीं करेगा, आप कोई बिल्कुल करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिका ग्रो करेगा या नहीं करेगा, आप कोई बिल्कुल करेगा। आपसे मैं पूछता हूँ कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं करेगा, आप कोई बिल्कुल करेगा। अब आप ये बताओ कि अगर ये कंट्रीज ग्रो करेंगी तो इन कंट्रीज का ट्रेड ग्रो ना करेगा, यानी कि इनका ट्रेड ना बढ़ेगा। आने वाले समय में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये कंट्रीज 10 गुना ज़्यादा बड़ी बन जाएँ, 10 गुना ज़्यादा ग्रो कर जाएँ और ये ट्रेड उतना ही करती रहें। ट्रेड भी तो ज़्यादा करेंगी, लोग उस कंट्री के 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो 10 गुना ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे भी तो सही। और 10 गुना ज़्यादा चीज़ें आएंगी कहाँ से, दूसरे देशों से ही आएंगी ना।
इसी वजह से जब कंट्रीज ग्रो कर रही हैं तभी पोर्ट्स का बिजनेस भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी दोस्तों मान लो आप कहीं पे रहते हो जहाँ पे आप सिर्फ एक इंसान रहते हो, और वहीं पे उसके बाद में आपके साथ में आपकी फैमिली भी रहना स्टार्ट कर देती है और आप 10 लोग रहना स्टार्ट कर देते हो। तो भाई 10 लोग उतना ही खाना खाएंगे क्या जितना आप एक इंसान खाते थे? वो 10 लोग उतना ही ज़्यादा दूध पिएंगे जितना आप अकेले पीते थे। वो 10 लोग उतना ही ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे जितना आप करते थे। आपको ही बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे अकेला रहता था वहाँ पे अगर 10 लोग रहने लग जाएंगे तो सभी चीज़ें 10 गुना ज़्यादा यूज़ होंगी। अब खुद ही बताओ, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर सभी लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करेंगे। वो ज़्यादा चीज़ें आएंगी कहाँ से? वो भी तो ट्रेड होकर आएंगी ना। अगली चीज़ है दोस्तों ट्रेड। अब दोस्तों ट्रेड का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज़ या फिर दो लोग आपस के अंदर लेन देन करते हैं उसको हम ट्रेड कहते हैं। ये भी दोस्तों आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हमारी दुनिया है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रही है। हर इंसान को महंगी गाड़ी चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम इतना भाग रहे हैं तो वो चीज़ें भी तो कहीं से आएंगी ना। आईफोन किसी और कंट्री से आएगा, घर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें कहीं से और आएंगी, लैम्बोर्गिनी कहीं से और आएगी, तो उससे भी ट्रेड बढ़ेगा ना। दोस्तों तीसरी वजह है पोर्ट्स का बिजनेस बेस्ट होने की, वो ये है कि पोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि एक डाइवर्स बिजनेस है। अभी दोस्तों इसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। अब दोस्तों पोर्ट्स के अंदर पैसा कमाने के लिए एक चीज़ नहीं होती है, पैसा कमाने के लिए 100 चीज़ें होती हैं। अलग अलग 50, 100, 1000 चीज़ों से पोर्ट पैसा कमाता है। अगर उनमें से कोई चीज़ बंद भी हो जाती है तो पोर्ट को फ़र्क क्या पड़ेगा? अभी दोस्तों गौतम रानी का पोर्ट है, इंडिया के 10 देशों के साथ में बनती है, 10 देशों से गौतम रानी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मान लो एक कंट्री के साथ में इंडिया की बननी बंद हो गई तो 9 के साथ में तो बनती रहेगी ना, नुकसान तो नहीं होगा। इसी वजह से दोस्तों इसके अंदर हर चीज़ में पोटेंशियल है। एक चीज़ इसमें बंद होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। अभी दोस्तों आप गांव के अंदर देखोगे कि अगर एक इंसान की गोलगप्पे की रेडी बढ़िया चल जाती है तो उसके साथ में 3 और खुल जाते हैं, फिर वो चारों मिलकर भूख मरते हैं। लेकिन दोस्तों पोर्ट्स के अंदर नहीं होता। पोर्ट जिस इंसान का है उसका है, उसके जैसा कोई इंसान खोल नहीं सकता है, इसलिए इसके अंदर कोई कंपटीशन भी नहीं है। और दोस्तों गौतम रानी को इस पोर्ट में एक और तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी थी। ये पोर्ट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी कंपनी काम करती है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जो पैसा इनका टैक्स के अंदर जाने वाला था वही पैसा इन्होंने पोर्ट के अंदर लगाया, जिससे इनका पोर्ट का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चला। और आज इस समय में गौतम रानी के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा जैसी 13 से ज्यादा जगहों के अंदर पोर्ट हैं। और गौतम अडानी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। दोस्तों गौतम अडानी और बाकी बिलियनर्स जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा फर्क है। ये फर्क मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों ने किया क्या है। दोस्तों मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी ये रही है कि मुकेश अंबानी सबसे पहले 10-20 साल लगाकर इंटरनेट के लाइसेंसेस खरीदे, इंटरनेट को समुद्रों के बीच में से निकाला, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया, सरकार के साथ में डील्स की, और ये सब करने के बाद में 10-20 सालों की मेहनत करने के बाद में उन्होंने जियो को लॉन्च किया। जियो को लॉन्च करते ही उन्होंने सभी को फ्री इंटरनेट दिया। सभी को बोला कि भाई अब से इंटरनेट फ्री है, फ़ोन के ऊपर मज़े करो, भले इस फ़ोन के ऊपर सपना चौधरी देखो, भले मूवी देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन हम दे रहे हैं भाई फ्री इंटरनेट, बिल्कुल फ्री, सभी आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भंडारा लगा रखा है हमने। ये करने की वजह से क्या हुआ, लोगों ने कहा कि यार ये तो मज़ा आ गया, मुकेश अंबानी दे रहे हैं फ्री इंटरनेट। लोगों ने धड़ाधड़ इंटरनेट लेना स्टार्ट कर दिया मुकेश अंबानी का, बिल्कुल फ्री में ले रहे थे वो। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद मुकेश अंबानी आ गए और उन्होंने आके कहा कि जी पैसा दो। मुकेश अंबानी ने आके कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दो। लोगों ने कहा कि हम क्यों दें, आप तो पहले बोल रहे थे कि हम फ्री इंटरनेट देंगे, अब 100 रुपये क्यों मांग रहे हो। मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे तो 100 रुपये चाहिए, मुझे तो करनी है कमाई। लोगों ने कहा कि हम तो नहीं देंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि तुम्हारा आज से इंटरनेट ही बंद, अगर नहीं दोगे तो। लोगों ने कहा कि भाई चंपा के साथ में बात भी करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर सपना चौधरी का डांस भी देखना है, फिल्में भी देखनी है, तो दे ही देती हैं यार 100 रुपये, अपने मोटा भाई इनको दे देती है। तो इस तरीके से लोगों ने 100 रुपये देने स्टार्ट कर दिए। और दोस्तों आज के समय में मुकेश अंबानी के 40 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर हैं, यानी कि इंडिया में 40 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास में जियो की सिम है। अब दोस्तों 40 करोड़ लोग अगर महीने का सिर्फ 100 रुपये देते हैं, सिर्फ 100 रुपया बिल्कुल ही छोटा सा अमाउंट है। 100 रुपये से कुछ होता है क्या आज की महंगाई के ज़माने में? 100 रुपये आप रेडी पर लेके जाओगे ना, आप गोलगप्पे खा जाओगे इतने की, आप समोसे खा जाओगे इतने में, अगर आप बाजार जाओगे तो 100 रुपये में आता क्या है। अगर मुकेश अंबानी को लेकिन 40 करोड़ लोगों ने 100 रुपये दिए तो उनकी 4000 करोड़ की कमाई हो जाएगी और मुकेश अंबानी धड़ाधड़ 4000 करोड़ रुपये कमाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर यही काम गौतम अडानी को कहाओ और कहाओ कि आपको महीने के 4000 करोड़ रुपये कमाने, आप क्या करोगे? आपको लग रहा है कि गौतम अडानी कहेंगे कि मैं अगले 15 साल में इंटरनेट बिछाऊंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, 10 साल 20 साल की मेहनत करूंगा, बाद में पैसा कमाऊंगा। गौतम अडानी कहेंगे कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। गौतम अडानी पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, वो 10 ऐसी चीज़ों को खरीदेंगे जो कि महीने के 400 करोड़ रुपये कमा के देती हूँ। ऐसा करने पर क्या होगा, उनकी 4000 करोड़ की कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कितने टाइम के अंदर कर लेंगे? 5-6 महीने या फिर 1-2 महीने के अंदर इसको कर लेंगे। दोस्तों इन दोनों की स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत फ़र्क है। गौतम अडानी फास्ट डिसीजन लेते हैं
और फास्ट ही उनको बिजनेस करना पसंद है। इसी वजह से गौतम अडानी की ग्रोथ भी इतनी फास्ट हुई है। इनका पोर्ट का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चला और आज इस समय में गौतम अडानी के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा जैसी 13 से ज्यादा जगहों के अंदर पोर्ट हैं और गौतम अडानी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। ये जब बिजनेस इनका बढ़िया चल गया तब इनको पोटेंशियल दिखा घर में यूज किए जाने वाले तेल में। तब गौतम अडानी ने विल्मर कंपनी के साथ में डील करके अपना एक एडिबल ऑयल यानी कि घर में यूज किए जाने वाला ऑयल निकाला। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और आज इस में हम सभी इस ऑयल को फॉर्चून ऑयल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये फॉर्चून ऑयल इतना बढ़िया था, इसकी क्वालिटी लोगों को इतनी अच्छी लगी कि आज इस समय में घर घर में फॉर्चून ऑयल का यूज होता है। और जब गौतम अडानी का ये धंधा अच्छे चल गया और गौतम अडानी को समझ आ गया कि इस बिजनेस से हम लोगों के घर घर में जा सकते हैं, फिर गौतम अडानी ने आटे का बिजनेस, दाल का बिजनेस, चावल का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। और तब तक गौतम अडानी को खाने पीने वाली चीजों के बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ गई थी, क्योंकि उन्होंने घरों में यूज होने वाला अपना एक तेल निकाला था, जिससे ये सभी बिजनेस भी गौतम अडानी के हिट हो गए। लेकिन तभी गौतम अडानी को एक दिक्कत आ गई। गौतम अडानी के पास में ये तो पोटेंशियल था कि वो ज्यादा इन चीजों को बेच सकते थे, लेकिन उनके पास में कैपेसिटी नहीं थी इतनी चीजों को स्टोर करने की, यानी कि उनके पास में इतनी चीजों को रखने की ही जगह नहीं थी। इसी वजह से गौतम अडानी ने फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर बहुत सारे साइलोस बनाए। दोस्तों साइलोस एक ऐसी जगह होती है जहां पर खाने पीने वाली चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में, यानी कि वहां पे सारा अनाज रखा जाता है। जब गौतम अडानी ने इतने सारे साइलोस बना लिए और वहां पर खाने पीने वाली चीज़ें भी रख ली, तब उनको एक और बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये थी कि वो खाने पीने वाली चीज़ें जो कि इन साइलोस में पड़ी थी उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि चलो रोड से इसको ट्रांसपोर्ट करके देखते हैं, लेकिन फिर इनको समझ आया कि अगर हम इसे ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और गौतम अडानी को कैलकुलेट करने पर पता चला कि अगर वो इस खाने पीने वाले अनाज को इन साइलोस के अंदर छोड़ भी देती हैं और ये खराब भी हो जाता है, तब भी उनको ज़्यादा फायदा होगा, बल्कि अगर ट्रक से वो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो। फिर गौतम अडानी ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने का सोचा। गौतम अडानी ने सोचा कि साला खुद की ट्रेन ही लगा देते हैं, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया करेंगे इसको। और गौतम अडानी ने किया भी ऐसा ही। गौतम अडानी ने अपनी पटरियां बिछा दी और पटरियों के ऊपर अपनी ट्रेन को चलाना स्टार्ट कर दिया और ट्रेन से उनका ये अनाज ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों ये उनको काफ़ी सस्ता पड़ा, क्योंकि गौतम अडानी की स्ट्रेटजी ये थी कि वो अपने खाने पीने वाली चीज़ों को ऐसी जगहों पर स्टोर करके रखते थे जहाँ पे ज़मीन बहुत ही सस्ती होती थी, और वहीं पे बाकी कंपनीज कन्वीनियंस के लिए इन चीज़ों को शहर जैसी जगहों पर रखती थी जहां पर उनको ज़मीन बहुत ही महंगी पड़ती थी। तो गौतम अडानी ने साइलोस बनाए सस्ते के अंदर और अपने पैसे को लगाया ट्रेन बनाने में। और गौतम अडानी का ये बिजनेस आइडिया बहुत ही सुपर हिट साबित हुआ। अभी दोस्तों जानते हैं गौतम अडानी ने किन स्ट्रेटजीज का यूज़ किया इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 लोगों का कंपेरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे एक तरफ है नॉर्मल बिलियनर, यानी कि जो नॉर्मल अरबपति होते हैं वो क्या करते हैं, और एक तरफ दिया हुआ है अडानी साहब। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, चलो मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। दोस्तों यह है कंपैरिजन इन 2 लोगों की ज़िंदगी का कि नॉर्मल बिलियनर जो होते हैं अरबपति टाइप के लोग, उनकी ज़िंदगी का चार्ट कैसे चलता है और गौतम अडानी का चार्ट आज तक कैसे चला है। दोस्तों नॉर्मल बिलियनर होते हैं वो पता क्या करते हैं, उनसे कोई इंसान पूछता है, मीडिया वाला या फिर कहीं पे उन्होंने इंटरव्यू दे दिया या फिर कहीं पे किसी पेपर के अंदर निकलवा दिया, वहाँ पे वो पता क्या बोलेंगे, जी हम तो बहुत तगड़े आदमी हैं, एकदम भाई ज़बरदस्त आदमी है, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हमारी ये कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है, सिस्टम फाड़ के रख देंगी, हम तो सभी की गेम बुझा देंगे, सबको पीछे कर देंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। फिर देते हो नंबर्स देते हैं लोगों को, जी हमारी ये ग्रोथ चल रही है, 30% की ग्रोथ आ रही है, 10 सालों के अंदर हमारी कंपनी आने वाले समय में 3 गुना बड़ी बन जाएगी, हम पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, हम एक लीडिंग कंपनी है, हम लीडिंग नेशन इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। ऐसी चीज़ें वो कंपनियां बोलती रहती हैं। और दोस्तों ऐसी चीज़ें बोलने से उनका एक नुकसान होता है। दोस्तों ऐसी जब चीज़ें बोलती हैं तब उनकी सारी चीज़ें बाहर रिवील होती रहती हैं, सब लोगों को पता चल जाता है कि ये किस जगह पे काम कर रहा है, क्या ये काम कर रहा है, क्यों ये कर रहा है, ये आने वाले समय में कुछ बड़ा करेगा या नहीं करेगा, वो सब लोगों को पता होता है। और दोस्तों ये सब चीज़ें नॉर्मल बिलियनर फेमस होने के लिए करती हैं। लेकिन वहीं पे आते हैं गौतम अडानी। इनसे कोई इंसान इंटरव्यू में पूछता है कि सर आप आने वाले समय में कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो अडानी ग्रुप की, ये कहेंगे जी क्या ग्रोथ बताएं, धंधा तो बिल्कुल अच्छे से चल नहीं रहा है, ढंग से काम हो नहीं रहा है, कंपनी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। कोई इंसान से पूछता है कि सर आप तो बहुत ही अमीर बन चुके हैं, आप तो दिल्ली के 2-2 हज़ार करोड़ रुपए कमाते हैं। अडानी साहब कहते हैं कि कौन से 2-2 हज़ार करोड़ रुपए, मिडिल क्लास आदमी है, आज भी बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बस काम इतना सही है कि सुबह मैं जाता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, जाके काम करता हूँ बढ़िया, काम करने के बाद में अपने घर पे आता हूँ
और बस सो जाता हूँ। नॉर्मल जिंदगी जीता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी। और गौतम अडानी अपने डिसीजंस के बारे में बिल्कुल शांत रहते हैं। और दोस्तों इस चीज़ से पहले तो कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। पहले अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो नॉर्मल बिलियनर है इसकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, कम से कम ऊपर तो जा रही है, नीचे तो नहीं जा रही, ग्रो तो कर रही है ना ओवर टाइम, आप ये देखोगे। लेकिन वहीं पे अगर आप गौतम अडानी सर की कंपनी देखोगे ना, आप कहोगे कि यार ये क्या बकवास कंपनी है, पिछले 5 सालों से तो ये वहीं पे खड़ी हुई है, कुछ कर ही नहीं रही। ऊपर से आप गौतम अडानी का इंटरव्यू देखोगे, उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे कि हम कंपनी के अंदर कुछ करने वाले हैं। लोग कहेंगे भाई ये कोई काम की कंपनी नहीं है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन दोस्तों फिर एकदम से आती है न्यूज़ जिसमें पता चलता है कि गौतम अडानी ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ में मर्जर कर लिया है, एक बहुत ही बड़ी इन्होंने माइन खरीद ली है, एक बहुत ही बड़ी इन्होंने फैक्ट्री खरीद ली है। इसी तरीके की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आती है जिससे इनके प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाते हैं। इनको स्लो स्लो माल करने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको पसंद है एकदम से जब धमाका होता है ना तब इनको मजा आता है। और इन नॉर्मल बिलियनर तो वहीं पे खड़े रह जाते हैं और गौतम अडानी कंपनी का चार्ट इस तरीके से ऊपर जाता है और एकदम से इनकी कंपनी 5 गुना 10 गुना 20 गुना बड़ी बन जाती है। दोस्तों जब गौतम अडानी की न्यूज़ आती है ना और गौतम अडानी पूरा सिस्टम हिला के रख देते हैं, तब इस नॉर्मल बिलियनर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहाँ पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, एकदम से इसके बिजनेस के अंदर घुस जाते हैं। ये जो बिजनेस कर रहा होता है इसको खुद को नहीं पता होता है गौतम अडानी मेरे बिजनेस के अंदर आने वाले हैं। जब ये धमाका कर देते हैं तब इसको पता चलता है, और जब इसको पता चलता है तब बहुत ही देर हो चुकी होती है और उसके बाद में इसका धंधा नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इसकी वजह है गौतम अडानी की धमाका स्ट्रैटेजी, यानी कि एकदम से धमाका करो, लोगों को पता ही ना लगने दो कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों गौतम अडानी की इतनी खतरनाक ग्रोथ के पीछे दूसरा कारण है इनकी दूसरी रिस्क स्ट्रैटेजी। इनकी रिस्क स्ट्रैटेजी क्या कहती है वो मैं आपको चलो समझाता हूँ। दोस्तों गौतम अडानी को रिस्क से डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि इनको तो रिस्क से प्यार है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसी है। अभी दोस्तों ये समझाने के लिए मैंने वापस यहाँ पे 2 लोगों का चार्ट खोल रखा है। एक तो यहाँ पे नॉर्मल अरबपति जो होते हैं और एक तरफ मैंने खोल रखा है गौतम अडानी का चार्ट। इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर असली क्या फ़र्क है वो ये चार्ट समझाता है। अभी दोस्तों नॉर्मल करोड़पति होता है, उसकी ज़िंदगी का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। वो होगा कुछ गरीब से घर से, गरीब घर से वो शुरुआत करेगा, वो कुछ कंपनी खोलेगा। कंपनी खोलने के बाद में वो कंपनी हो जाएगी ठप। ये कंपनी ठप होने के बाद में वो एक और कंपनी खोलेगा, वो कंपनी खोलने के बाद में उसको कुछ प्रॉफिट होगा, फिर वो एक और कंपनी खोलेगा। ये सब करते करते उस इंसान के पास में 2-3 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए हो जाएंगी। ये 1 करोड़ होने के बाद में ये इसको बैंक एफडी के अंदर डाल के भूल नहीं जाएगा, ये लेगा लगभग इसका 100% रिस्क। शायद कुछ बचा भी सकता 10-20 लाख रुपए, लेकिन मेनली अपने सारे पैसे को ये वापस किसी कंपनी के अंदर लगा देगा। वापस किसी कंपनी में लगाने के बाद में इसको उस कंपनी से तगड़ा प्रॉफिट होगा और एकदम से वो कंपनी बहुत ही बड़ी बन जाएगी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस इंसान की नेटवर्थ जो है वो बढ़ती जाएगी और इस इंसान की नेटवर्थ हो जाएगी लगभग 1000 करोड़ रुपए की। इतनी नेटवर्थ होने के बाद में ये सोचेगा कि यार अपने पास में ये पैसा तो आ चुका है, अब इसको और बढ़ाने के नहीं, इसको सेफ रखने की सोचते हैं। वो इंसान इस पैसे को किसी सेफ जगह पे लगा देगा, जहाँ पे जाने के बाद इस इंसान के बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। सेफ जगह पे लगाने के बाद में इस इंसान का पैसा बढ़ना तो हो जाएगा बंद और स्टार्ट हो जाएगा घटना, क्योंकि इंसान ग्रोथ तो कर ही नहीं रहा होगा, घटेगा दिनों दिन घटेगा। और ऐसा करते करते इसकी 1000 करोड़ की नेटवर्थ रह जाएगी 800 करोड़ की, 800 करोड़ की नेटवर्थ फिर इसकी रह जाएगी 600 करोड़ की, और इस तरीके से इस इंसान का पैसा कम ही कम होता जाएगा। और दोस्तों गौतम अडानी क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों गौतम अडानी ने स्टार्ट की थी, उन्होंने कंपनी बनाई, वो फेल हुई, फिर उन्होंने और काम किए, फेल हुआ, कुछ चला, कुछ कंपनी के साथ में मर्जर किया, कुछ भाई के साथ में काम किया, और ऐसे करते करते इनकी नेटवर्थ हो गई 1-2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की। इन्होंने वही काम किया जो ये नॉर्मल वाला बिलियनर करता, इन्होंने भी सेम काम किया। इन्होंने उस पैसे के ऊपर तगड़ा रिस्क लिया। तगड़ा रिस्क लेने के बाद में इन्होंने और बिजनेस करने स्टार्ट किए, जिससे इनकी नेटवर्थ लंबे टाइम में हो गई 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की। अब दोस्तों यहाँ पे गौतम अडानी वो गलती नहीं करती हैं जो कि नॉर्मल बिलियनर करता है। दोस्तों यहाँ पे गौतम अडानी के पास में 2 चॉइसेस थी। एक तो चॉइस ये थी कि इस पैसे को बैंक एफडी के अंदर रख के सो जाएं और बाद में काम ही ना करें, और इस पैसे को सेव कर लें, और इस 1000 करोड़ रुपए के ऊपर ये कोई 20-30 करोड़ का 50 करोड़ का रिस्क लें और बाकी को ये सेव कर लें। लेकिन दोस्तों गौतम अडानी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लिया 800 करोड़ रुपए का रिस्क, 900 करोड़ रुपए का रिस्क, खुद 100-200 करोड़ रुपया रख लिया और बाकी का रिस्क ही ले लिया। सभी ने उनको बोला कि भाई ऐसा मत कर, प्लीज़ ऐसा मत कर, पैसा डूब गया तो तू भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों गौतम अडानी की मेंटेलिटी है कि मान लो मेरे पास में 1000 करोड़ रुपया पड़ा है, उसमें से मैंने 800 करोड़ का रिस्क ले लिया और वो 800 करोड़ रुपया डूब भी गया, तब भी मेरा क्या जा रहा है, मेरे पास में तब भी 200 करोड़ रुपए पड़े हैं ना ज़िंदगी जीने के लिए। और दोस्तों इसी चीज़ को करने की वजह से पहले साल इनके पास में था 1000 करोड़ रुपया,
अगले साल इनके पास में हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपया और ये एक बड़ा धमाका कर देंगे। दोस्तों ये है गौतम अडानी की रिस्क स्ट्रेटजी और इस स्ट्रेटजी का यूज आप भी कर सकते हो मोटा पैसा कमाने के लिए। अभी दोस्तों गौतम अडानी ने डायमंड का काम किया हुआ है, इसी वजह से वो किसी भी चीज में पैसा ढूंढ लेते हैं और फिर उन्होंने पैसा ढूंढ लिया कोयले के अंदर। अभी दोस्तों कोयले से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। गौतम अडानी ने देखा कि सभी लोग लगे हुए हैं अपनी ग्रोथ के ऊपर, सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लगे हुए हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के ऊपर, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लगे हुए हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के ऊपर, अपनी कंपनी के अंदर ज्यादा लोगों को हायर करने के ऊपर और ज्यादा पैसा कमाने के ऊपर। और गौतम अडानी ये जानते थे कि जिस चीज के ऊपर एफर्ट डाला जाता है उससे पैसा बनता ही बनता है। गौतम अडानी ने देख लिया कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आने वाले समय में पैसा तो कमाएंगे और पैसा कमाने के बाद में क्या करेंगे, वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। लोग ज्यादा अपने घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, एसी लगाएंगे, मोबाइल फोन्स का यूज करेंगे, बड़े ऑफिसेस लेंगे, बड़े घर खरीदेंगे और ऐसा होने पर इंडिया के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से। तो गौतम अडानी ने देख लिया कि आने वाले समय में जब इंडिया ग्रो करेगा तब कोयले का बिजनेस भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और कोयले का बिजनेस अब करने के अंदर बहुत पैसा है। क्योंकि दोस्तों गौतम अडानी एक चीज के अंदर बिलीव करते हैं। गौतम अडानी तब किसी बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करते जब उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जब वो बिजनेस चल चुका होता है, बल्कि बिजनेस चलने से पहले ही उस बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ तक आते आते गौतम अडानी के पास में बहुत पैसा आ गया था और वो अगर सारे कामों को छोड़ भी देते तब भी वो पूरी जिंदगी तक मजे कर सकते थे। लेकिन गौतम अडानी रुके नहीं, उन्होंने वापस एक बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने 12,147 करोड़ रुपए के अंदर लाइन एनर्जी से कोयले की एक खान खरीद ली, यानी कि एक कोल माइन खरीद ली। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दोस्तों अगर इस खदान के साइज के बारे में बात करें तो इसके अंदर 7.8 बिलियन टन खनिज पदार्थ हैं। और दोस्तों ये कितनी बड़ी है आपको इस नंबर से पता नहीं चला होगा, लेकिन अगला नंबर सुन के आप हिल जाओगे। इतना ज्यादा कोयला होने के बावजूद हर साल इस खदान से सिर्फ 60 लाख टन ही कोयला निकाला जाता है। लेकिन तब भी गौतम अडानी सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। दोस्तों इतनी बड़ी खदान से गौतम अडानी थोड़ा सा कोयला निकालते हैं, लेकिन तब भी वो फुल पोटेंशियल के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरा इंडिया उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और गौतम अडानी इंडिया के अंदर कोयले के बिजनेस के अंदर लगभग जितना ग्रो कर सकते थे उतना उन्होंने ग्रो कर लिया है। अब गौतम अडानी को समझ आ चुका है कि इंडिया के अंदर तो उनकी ग्रोथ और ज्यादा होने नहीं वाली। इसी वजह से गौतम अडानी इंडिया के बाहर भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कहा था कि गौतम अडानी 5 करोड़ टन से ज्यादा की कैपेसिटी वाली एक कोयले की खान खरीदने वाले हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, जब गौतम अडानी से उन्होंने पूछा कि आप इतनी बड़ी खदान तो ले लोगे लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, गौतम अडानी ने कहा कि 250 किलोमीटर लंबी रेल रोड बना देंगे इसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ तक आते आते गौतम अडानी के पास में इतना पैसा आ गया था कि वो जो बिजनेस चाहते उसको वो कर सकते थे, भले वो कुछ भी हो। और फिर गौतम अडानी के पास में 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि वो ऐसे काम करते जिससे सिर्फ गौतम अडानी का फायदा होता, गौतम अडानी किसी और के बारे में नहीं सोचते और बस अपने फायदे के लिए काम करते और उससे तुरंत बहुत ही ज्यादा पैसा बनता। और दूसरा गौतम अडानी के पास में ऑप्शन ये था कि वो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर काम करते, यानी कि ऐसे काम करते जिससे इंडिया ग्रो करे, इंडिया के पास में ज्यादा पैसा आए, इंडिया के अंदर लोग बाहर के देशों से ज्यादा पैसा लगाएं और इंडिया नंबर 1 कंट्री बन जाए। आपको क्या लग रहा है कि गौतम अडानी ने कौन सा ऑप्शन चूज किया होगा? गौतम अडानी ने चूज किया दूसरा ऑप्शन, इंडिया की ग्रोथ के ऊपर पैसा लगाने वाला और इंडिया को ग्रो करने के अंदर हेल्प करने वाला। गौतम अडानी ने बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिससे जिन लोगों को फाइनेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं हुई है उनको भी फायदा हो। फिर गौतम अडानी चले गए डिफेंस बिजनेस के अंदर, क्योंकि गौतम अडानी चाहते हैं कि इंडिया के पास में इतना तगड़ा डिफेंस हो कि इंडिया के सामने सभी देशों को सर झुका के रहना पड़े। गौतम अडानी ने बिजनेस किया एयरपोर्ट्स का, क्योंकि गौतम अडानी जानते थे कि अगर इंडिया के अंदर एयर ट्रैवल का नेटवर्क तगड़ा होगा तो बाहर के लोग भी इंडिया के अंदर आएंगे और इंडिया ज्यादा पैसा कमाएगा। गौतम अडानी ने काम किया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जिससे इंडिया को किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और इंडिया अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बना सके। गौतम अडानी ने काम किया रियल एस्टेट का, जिससे इंडिया में जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो भी डेवलप हों, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनकी भी जिंदगी बेहतर हो जाए। गौतम अडानी ने काम किया पानी के ऊपर, ताकि इंडिया के अंदर जो लोग गंदा पानी पीते हैं उनको भी साफ पानी मिल सके। और दोस्तों कहते हैं ना, हर अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। गौतम अडानी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों ये सब करने के बाद में गौतम अडानी की नेटवर्थ पहुंच गई 40,000 करोड़ रुपए की। 40,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बाद में एक ऐसी चीज हुई जिससे इनकी 40,000 करोड़ की नेटवर्थ 18 लाख करोड़ रुपए के अंदर बदल गई। और दोस्तों इसके पीछे हाथ था धीरू भाई अंबानी का। ये कैसे हुआ, चलो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था।
दोस्तों धीरू भाई अंबानी की फैमिली कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, बहुत ज़्यादा कोई अरबपतियों की फैमिली नहीं, बल्कि एक गरीब सी ही फैमिली थी। धीरू भाई अंबानी ने जन्म लिया था जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के चोरवाड़ में। दोस्तों ये बहुत ही एक बैकवर्ड सा इलाका था, यानी कि बिल्कुल गांव टाइप का। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं थे, कॉलेज का तो नाम ही छोड़ दो, और बहुत सारी इस गाँव के अंदर दिक्कतें थी। और दोस्तों इनका भी जन्म गौतम अडानी की तरह गरीब परिवार में ही हुआ था। और दोस्तों जैसे गौतम अडानी कई भाई बहन थे, उसी तरीके से धीरू भाई अंबानी भी 5 भाई बहन थे, और ये अपने माँ बाप के तीसरे बच्चे थे। फिर दोस्तों धीरू भाई अंबानी ने अपनी स्टडीज़ की कांजी स्कूल से, और स्टडीज़ करने के बाद में सिर्फ 17 साल की उम्र में ये यमन चले गए नौकरी करने के लिए, जहाँ पे जाके इन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, जहाँ पे जाके इन्होंने बहुत ही कम सैलरी के अंदर क्लर्क का काम किया, और बिल्कुल बुरी कंडीशंस के अंदर ये काम करते थे। दोस्तों ये सब चीज़ें इनके शरीर को ठेस पहुँचा रही थी, लेकिन इनके दिमाग को नहीं। ये वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे, और ये सब चीज़ें सीखने के बाद में 1958 को ये आ गए थे इंडिया में। और दोस्तों 1958 को इंडिया में आने के बाद में धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। और दोस्तों इनके बच्चे हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, यानी कि इन दोनों के पिता हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी का जन्म बिल्कुल गरीब परिवार में हुआ था, उन्होंने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए थे, और उनकी कहानी बहुत ज़्यादा गौतम अडानी से मिलती जुलती थी। इसी वजह से धीरू भाई अंबानी गौतम अडानी के रोल मॉडल बन गई, और गौतम अडानी ने धीरू भाई अंबानी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों गौतम अडानी ने सिर्फ धीरू भाई अंबानी से मोटिवेशन नहीं लिया, बल्कि धीरू भाई अंबानी जो करते थे वो गौतम अडानी ने भी करना शुरू किया। दोस्तों धीरू भाई अंबानी लोन लेने से डरते नहीं थे। उनको जिस चीज़ में पोटेंशियल दिखता था उसके लिए वो बहुत ही बड़ा लोन लेने के लिए तैयार होते थे 24 घंटे। यानी कि उनको अगर बता दिया जाता था कि इस चीज़ के अंदर पोटेंशियल है, वो अगले दिन बैंकों के अंदर लोन लेने के लिए पहुंच जाते थे। और दोस्तों इसी लोन के पैसे को धीरू भाई अंबानी ने लगाया था रिलायंस कंपनी के अंदर, और आज रिलायंस कंपनी साल का 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का तो रेवेन्यू जनरेट करती है, और टैक्स वगैरह काटने के बाद में साल के 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा तो रिलायंस की सिर्फ एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कमाती है। दोस्तों ये स्टाइल गौतम अडानी को बहुत पसंद आया, और इन्होंने भी लोन पे लोन लेने स्टार्ट कर दिए। आज इस समय गौतम अडानी की एक स्ट्रेटजी है। गौतम अडानी सबसे पहले एक चीज़ चुनते हैं जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, और दोस्तों उस चीज़ में वो पैसा खुद की जेब से नहीं लगाते हैं। उनके जो कंपनीज़ के अंदर स्टॉक्स होते हैं उसको बैंक को गिरवी रखते हैं, और बैंक को गिरवी रख के वो एक लोन लेते हैं। वो लोन लेने के बाद में वो पैसा वो उस चीज़ के अंदर लगाते हैं जहाँ पे उनको पैसे की ज़रूरत होती है। और दोस्तों आज इस समय में गौतम अडानी के ऊपर 2,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन है, और दोस्तों इस 2,20,000 करोड़ को गौतम अडानी ने लगाया है अपनी कंपनियों के अंदर। और दोस्तों इससे इनकी कंपनीज के स्टॉक्स कितने बड़े हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, और दोस्तों गौतम अडानी के इससे शेयर्स कितने बड़े वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों यह है गौतम अडानी कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस। इसका मैं आपको दिखाता हूं कि इसने कितना बड़ा कारनामा किया है। दोस्तों 2020 में इसका एक शेयर आता था मोटे मोटे 150 रुपये का, और उसके बाद में इस कंपनी के शेयर ने बहुत तगड़ी ग्रोथ की, और 2022 में इसके एक शेयर का प्राइस पहुंच गया 4,000 रुपये का, यानी कि वहां से मोटा मोटा 25 गुना हो गया। किसी इंसान ने इसमें 1,000 रुपए लगाए होते तो उसके 2.5 लाख रुपए बन जाते, 10 लाख रुपए लगाए होते तो उसके 2.5 करोड़ रुपए बन जाते। यह अदानी ग्रीन एनर्जी, इसने भी कितना बड़ा कारनामा किया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों 2019 में इसका एक शेयर आता था लगभग 30 रुपए का, और उसके बाद में इस कंपनी ने तगड़ी ग्रोथ की, और 2022 में इसका एक शेयर का प्राइस पहुंच गया मोटे मोटे 2,800 रुपए का, यानी कि ये वहां से 90 गुना हो गया। 1 लाख रुपए लगाए होते तो 90 लाख रुपए बन जाते, और 1 लाख से थोड़े से ऊपर लगाए होते तो करोड़ रुपया बन जाता है। और दोस्तों ये भी देख लो अदानी पोर्ट्स, इसका 2009 में एक शेयर आता था मोटे मोटे 50 रुपए का, आज आता है 700 रुपए का, यानी कि ये भी वहां से 14 गुना हो गया। 10,000 के 1,40,000 रुपए बना दिए। और तुरंत ही मैं आपको बाकी शेयर्स का दिखा देता हूँ। अदानी पावर, इसका एक शेयर 2020 में आता था मोटे मोटे भाई 30 रुपए का, और 30 रुपए का ये शेयर 2022 में हो गया 300 रुपए का, यानी कि ये भी वहां से 10 गुना हो गया। अदानी ट्रांसमिशन, 2020 में इसका एक शेयर आता था मोटे मोटे 250 रुपए का, 2022 में हो गया मोटे मोटे 4,000 रुपए का, यानी कि ये भी वहां से 15 गुना हो गया। अदानी गैस, इसका मैं चार्ट खोल लेता हूँ। 2020 में इसका एक शेयर आता था मोटे मोटे 100 रुपए का, और 2022 के अंदर आने लग गया 4,000 रुपए का, यानी कि ये भी वहां से 40 गुना से ज़्यादा हो गया है। अभी दोस्तों जो बिलियनर्स की नेटवर्थ होती है वो उनके शेयर्स के साथ में लिंक होती है। जब उनके शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तब उनकी नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। गौतम अडानी के साथ में भी ऐसा हुआ। जब इनके शेयर्स कई गुना हो गए तब इनकी नेटवर्थ भी कई गुना बढ़ गई, और 18 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई। और दोस्तों आज के समय में गौतम अडानी इंडिया को बेटर बनाने के अंदर लगे हुए हैं, और इंडिया का नाम पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं। और मेरा तो कहना यह है कि गौतम अडानी आने वाले समय में इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं।
और दोस्तों गौतम अडानी को गुड लक देते हुए चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं और मैं